20 क्वेश्चन की देखिए कि उत्तल दर्पण की छवि कैसी होती है। तो उत्तल दर्पण के हमने बार बार बताया कि अवतल रहे, उत्तल रहे, समतल है, तीनों की छवि अलग होती है, लेकिन तीनों की छवि एक समान। लेकिन कभी कभी ये भी निर्भर करता है कि वस्तु को कहाँ रखा गया है। तो उत्तल दर्पण की छवि आभासी, सीधी और क्या होती है, छोटी होती है। हमने बताया था कि उत्तल छोटा बनाता है, समतल बराबर बनाता है, अवतल बड़ा बनाता है। अपवर्तन क्यों होता है, अपवर्तन क्यों होता है, तो देख लीजिए, ये ध्यान से समझिएगा। जब भी आपके प्रश्न में दिक्कत हो तो एक बार ऑप्शन को देखिएगा, ठीक ना। ऐसे आपको बार बार बता रहे हैं कि अपवर्तन क्यों होता है, परावर्तन से क्या होता है। तो अपवर्तन हो या परावर्तन हो, ये किसको प्रभावित करता है, ये चाल को प्रभावित करता है। ये किसको प्रभावित करेगा, चाल को प्रभावित करेगा। वोल्टेज को तो करेगा नहीं, तापमान को तो करेगा नहीं, कोण को करेगा नहीं। यानी अपवर्तन क्यों होता है, तो अपवर्तन चाल में परिवर्तन के लिए ही अपवर्तन होता है। क्लियर। उत्तल दर्पण की छवि की प्रकृति कैसी है, उत्तल दर्पण की छवि की प्रकृति कैसी है। तो उत्तल दर्पण की छवि की प्रकृति कैसी होगी, तो कैसी होगी, आभासी। कांच का अपवर्तनांक जल से, कांच का अपवर्तनांक जल से होता है, यानी क्या होता है, तो देखिए ना, कांच का अपवर्तनांक जल से क्या हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो निर्वात, वायु, जल, कांच, ये चार चीजों को देखा जाए तो निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है ये होता है 1। वायु का होता है, ये होता है 1.0003, ये इसका अपवर्तनांक है, सबका अपवर्तनांक। इसका होता है 1.33 और इसका होता है 1.5, ये इसका अपवर्तनांक है। निर्वात का अपवर्तनांक होता है 1, वायु का होता है 1.003, जल का होता है 1.33 और कांच का 1 कितना 5। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि कांच का अपवर्तनांक जल से, तो कांच का अपवर्तनांक देखिए तो जल से ज्यादा है कि कम है, तो जल से क्या है, ज्यादा। जल का कितना है 1.33, जबकि कांच का कितना है 1.5। इसको याद रखिएगा, ये जो आपकी चीज है ये याद रखिएगा कि निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है, वायु का होता है 1.003 होता है, जल का 1.33 होता है और कांच का 1 क्या होता है 5 होता है। इसको निकालने के लिए पिछले वीडियो में बता दिया गया था कि इसका अपवर्तनांक कैसे निकलेगा। लेंस में छवि कैसे देखें, तो देखिए ध्यान से, लेंस की छवि जब भी देखना होगा तो बस लेंस की छवि हमेशा कहाँ देखा जा सकता है, तो लेंस की छवि हमेशा पर्दा पर देखा जा सकता है, ना तो पानी पर, ना तो हवा पर, ना तो दर्पण पर। ये हमेशा कहाँ, लेंस की छवि हमेशा कहाँ दिखाई देगा, तो आपको पर्दे पर दिखाई देगा। अगला 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अपवर्तनांक का एसआई मात्रक क्या होगा। तो अपवर्तनांक का जो एसआई मात्रक होगा अपवर्तनांक का एसआई मात्रक क्या होता है, तो अपवर्तनांक का एसआई मात्रक याद रखिएगा कि अपवर्तनांक का एसआई मात्रक कुछ नहीं होता। अपवर्तनांक को सूचित करते हैं एन से, या एन बराबर फार्मूला होता है सी बटे क्या भी, सी बटे भी। यानी एन का मतलब अपवर्तनांक, सी का मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल, भी का मतलब होता है माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक ना। तो अपवर्तनांक क्या होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का एक अनुपात को बताता है, इसीलिए अपवर्तनांक का कोई एसआई मात्रक नहीं होता। अगर अपवर्तनांक को देखा जाए तो यह एक अदिश राशि है। अब इससे याद रखिएगा कि अपवर्तनांक का कोई एसआई मात्रक नहीं होता। तो क्यों नहीं होता, क्योंकि ये क्या करता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के बीच को अनुपात को दिखाता है, इसीलिए इसका कोई एसआई मात्रक नहीं होता। अवतल दर्पण में वास्तविक छवि कहाँ बनती है, तो अवतल दर्पण की अगर बात की जाए तो वास्तविक छवि दर्पण के कहाँ, सामने। याद रखिएगा कि अवतल दर्पण वास्तविक छवि कहाँ बनती है, तो दर्पण के सामने बनती है, ठीक ना। वस्तु फोकस पे हो तो उत्तल लेंस की छवि कैसी होगी, तो अगर वस्तु को अगर फोकस पे रखा जाए और उत्तल लेंस की छवि पूछा जाए तो ये कहाँ, अनंत पर, ये कहाँ, अनंत पर। उत्तल लेंस को उत्तल लेंस में आभासी छवि कहाँ बनेगा, तो आभासी जब छवि बनेगा तो क्या होगा, आभासी छवि बनता है तो सीधा होता है और वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है। उत्तल लेंस में आभासी अगर छवि हो गया तो आभासी छवि क्या बनाएगा, सीधा बनाएगा और क्या बनाएगा, बड़ा बनाएगा। उत्तल लेंस की बात करेगा, याद रखिएगा। अब आगे की बात करें तो परावर्तन कहाँ होता है,
तो परावर्तन क्या यानी रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? देखिए, तो अगर ये प्रकाश इधर से इधर जा रही है, रिफ्लेक्शन कहाँ हो सकता है? तो जब याद रखिएगा, ये रिफ्लेक्शन तभी होगा जब वैसे वस्तु जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देगा, तब जाके परावर्तन होगा। अरे ये नहीं जाने देगा तो इस वस्तु को क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे क्या? अपारदर्शी। जब अपारदर्शी रहेगा, जब अपारदर्शी वस्तु रहेगा तभी जाके क्या होगा? परावर्तन का नियम हो सकता है। काहे कि परावर्तन का नियम कहता है कि कोई वस्तु प्रकाश किरणें आती है तो टकरा कर वापस जाना चाहिए। तो टकरा के जब वापस जाएगा, अब जब टकरा के वापस जाएगा तो ये वस्तु कैसी होनी चाहिए? अपारदर्शी होना चाहिए। जब पारदर्शी होगा तो पार कर जाएगा, लेकिन अपारदर्शी होना चाहिए। तो प्रकाश का परावर्तन कहाँ? अपारदर्शी में होता है। अब यहाँ अगला प्रश्न देखिएगा, सूर्य डूबने के बाद, सूर्य डूबने के बाद दिखता है। तो सूर्य डूबने के बाद अगर दिखता है, तो सूर्य डूबने के बाद अगर ये बात करें कि सूर्य डूबने के बाद भी दिखता है, तो ये किसके कारण? ये अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये घटना होती है कि सूर्य डूबने के बाद भी हमें क्या कुछ दिखाई देता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है? अगला प्रश्न है कि अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है? तो हमने पीछे भी देखा था। तो याद रखिएगा कि n बराबर होता है c/v। n बराबर c/ क्या? v, जहां n का मतलब होता है अपवर्तनांक, c का मतलब होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, v का मतलब होता है किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो n बराबर फॉर्मूला याद रखिएगा, c/ क्या होता है? v होता है। अब अगला प्रश्न है कि वायु से जल में प्रकाश किस ओर झुक जाता है? किस ओर झुकता है? तो सिंपल सी बात है, जब यहाँ ये वायु है और ये वायु है और एक माध्यम क्या है? जल है। अगर यहाँ से कोई किरणें आएगा तो अपवर्तन के बाद क्या होता है? अभिलंब की ओर क्या होता है? ये अभिलंब होता है, इसकी ओर क्या होता है? झुक जाता है। यानी कह सकते हैं कि समान की ओर क्या हो जाता है? झुक जाता है। अगर ये उल्टा हो जाता, जल ऊपर वायु नीचे, तो यह सामान्य से कहाँ हो जाता? दूर हट जाता। क्लियर है? वक्रता केंद्र और ध्रुव की दूरी, तो ध्यान से समझिएगा इसको कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के अगर बीच की दूरी अगर देखा जाए, देखिए तो मान लीजिए गोलीय दर्पण है। ये क्या है? गोलीय दर्पण है। अब यहाँ पे क्या होता है? वक्रता केंद्र है, ध्रुव हम बताए हैं, ध्रुव यहाँ भी होता है, ध्रुव यहाँ भी होता है, ठीक ना। तब बोल रहा है कि वक्रता केंद्र लीजिए, केंद्र ये हो गया और उसके ध्रुव, ठीक ना। ध्रुव के बीच की जो दूरी होगा इसको क्या कहा जाता है? तो जरा आप अगर मैथ भी पढ़े होंगे तो ये क्या है? एक प्रकार का अगर मैथ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वृत्त है। और वृत्त में इसकी दूरी केंद्र से इसकी दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। लेकिन अगर फिजिक्स की बात करें तो यहाँ याद रखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये भी त्रिज्या है, लेकिन कौन सी त्रिज्या? वक्रता त्रिज्या होगी। क्लियर? तो याद नहीं रखिएगा, सोच के भी जवाब दे सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ देखें, उत्तल लेंस में f और 2f के बीच हो तो छवि क्या होती है? तो याद रखिए, कभी भी किसी वस्तु को उत्तल लेंस के केस में अगर f और 2f के बीच अगर रखा जाए तो उसकी छवि हमेशा कैसी बनेगी? वास्तविक बनती है। f और 2f के बीच रहेगा तो उसकी जो छवि बनेगी वो वास्तविक बनेगी। अब आइए, अब है कि लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। इसे हम d से भी सूचित करते हैं, ठीक ना। लेकिन याद रखिएगा कि डिग्री किसका होता है? तो डिग्री होता है कोण का। वाट किसका होता है? तो वाट होता है शक्ति का। मीटर किसका होता है? तो मीटर होता है लंबाई का। यानी चारों याद रखें, डिग्री किसका मात्रक? कोण का। वाट किसका? शक्ति का। डायोप्टर किसका? लेंस का। मीटर किसका? लंबाई का। क्लियर है? अब अधिरोही झुकाव का कारण क्या होता है? तो देखिए, आप पढ़े होंगे कि पृथ्वी पे अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब पृथ्वी के झुकाव के कारण ही वायुमंडल में परिवर्तन होता है। वायुमंडल परिवर्तन पृथ्वी के झुकाव के कारण ही होता है। तो अगर अधिरोही झुकाव है तो क्या होगा? ये वायुमंडल पर प्रभाव डालेगा और ये क्या होगा? वायुमंडलीय क्या होगा? अपवर्तन होगा। ठीक, अगर अवरोधी झुकाव है तो वायुमंडल पर ही प्रभाव डालेगा, वो क्या होगा? तो क्या होगा? तो वायुमंडलीय अपवर्तन होगा। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन है कि परावर्तन पर कार्य करने वाला यंत्र क्या है? तो देखिए, बचपन में हमने क्या किया था कि जब प्रकाश की किरणें जब आती थी तो किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए हमारे हाथों में दर्पण होता था। दर्पण से सूर्य की तरफ करते थे, उस व्यक्ति की तरफ मोड़ते थे। तो क्या होता था? प्रकाश की किरणें यहाँ से आकर उस व्यक्ति के आंखों पर तो जाता था।
जिसके कारण परेशान होता था। यानी कह सकते हैं कि हमने प्रकाश का परावर्तन करने के लिए किसका प्रयोग किया था, तो किसका प्रयोग किया था, दर्पण का। यानी परावर्तन प्रकाश करने वाला यंत्र कैमरा नहीं, प्रिज्म नहीं, ध्वनि नहीं, क्या, दर्पण। अगला प्रश्न है कि अपवर्तनांक अगर 1 हो तो माध्यम क्या होगा। तो अपवर्तनांक सीधा याद रखिए, इससे पहले भी हम बताए थे कि निर्वात का अपवर्तनांक कितना, 1, वायु का कितना होता है 1.0003 होता है, जल का कितना होता है 1.33 होता है, जबकि कांच का कितना होता है 1.5 होता है। ये अपवर्तनांक याद रखिए। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा तो देखिए निर्वात और वायु की अगर बात करें तो लगभग बराबर होता है, लगभग बराबर होता है। इसका 1 होता है, इसका क्या होता है 1.0003 होता है, जबकि जल का 1.33, जबकि कांच का 1 क्या होता है 5 होता है। तो अब क्वेश्चन की तरफ देखें तो क्वेश्चन कह रहा है कि अपवर्तनांक 1 हो तो माध्यम क्या होगा, तो माध्यम क्या हो जाएगा, निर्वात। अब अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो इस दिए गए ऑप्शन में अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग मिरर में किया जाता है, यानी हजामती के लिए किया जाता है। क्लियर है ना। बाकी कार मिरर, सीसीटीवी कैमरा और दूरबीन की अगर बात करें तो यहाँ उत्तल का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो देखिए प्रकाश एक प्रकार की तरंग है, जो हम बोल रहे हैं हमारी ध्वनि भी एक प्रकार की तरंग है। दोनों में फर्क है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि जो होती है क्या होती है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है। दोनों तरंग है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ध्वनि क्या है, ध्वनि एक क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है। अब यहाँ से फिर से एक बार आप दोबारा इस वीडियो को देख के अपने से कोशिश कीजिएगा कि आपसे कितना क्वेश्चन बन पा रहा है प्रत्येक दिन। फिर अगले टेस्ट सीरीज में हम लेके आएंगे 40 प्रश्नों का संग्रह, उसके बाद सब्जेक्टिव के प्रश्न लेके आएंगे। फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो और नए चैप्टर के साथ, तब तक